स्टीफन हॉकिंग की द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चैप्टर 6 द ब्लैक होल्स एंड द नेक्स्ट वन दैट वाई ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक। और मेरे को लगता है द चैप्टर ब्लैक होल्स को एक बार क्लियरली समझने के बाद किसी को भी ब्लैक होल्स के अंदर की प्रोसेसेस, उसके रीजन्स और उसके अंदर जुड़े सभी एस्पेक्ट यानी उसकी स्टार्टिंग उसके एंड को फिर से समझने की ज़रूरत है। So here I am in this video discussing about the origin and fate of a black hole that contain each and every aspect, each and every region of it. Here we go. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हॉकिंग एकदम क्लियरली ये बता देते हैं कि द टर्म ब्लैक होल कोई बहुत एंशियंट ओरिजिन नहीं है। ये एक रीसेंट ओरिजिन है जो कि 1969 में बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन व्हीलर के द्वारा डिस्क्राइब की गई थी एज ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज आइडिया, जो कि खुद 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो यार ये एक ऐसा टाइम था जहाँ के लोग दो थ्योरीज के बीच में डिवाइडेड थे। पहले वो जो इस बात से सहमत थे कि लाइट पार्टिकल से बनी है, और दूसरे वो जो सोचते थे कि लाइट वेव से बनी है। हालांकि अभी बाय द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम ये जानते हैं कि लाइट को हम दोनों तरीके से, वेव से भी और पार्टिकल से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चर्चा की बात ये थी कि अंडर द थ्योरी दैट लाइट इज़ मेड अप ऑफ वेव्स, यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि ये ग्रेविटी के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल से बनी है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे और भी चीज़ें लाइक मैटर जो कि सिंपल पार्टिकल से बने हैं, वो ग्रेविटी के साथ कैसे अट्रैक्ट, कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, ठीक लाइट भी वैसे ही बिहेव करेगी। बट पहले पीपल ये सोचते थे कि अगर लाइट पार्टिकल से बनी है और वो इनफाइनाइटली फास्ट ट्रैवल कर रही है तो ग्रेविटी भी उसे स्लो डाउन करने में असमर्थ रहेगी। बट द डिस्कवरी ऑफ रॉमर दैट लाइट ट्रैवल्स एट अ फाइनाइट स्पीड, इससे ये क्लियर हो गया कि ग्रेविटी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, नो मैटर लाइट पार्टिकल से बनी है या फिर वेव से। अब इसी डिस्कशन के बीच में लोगों को 1783 में लिखा द फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक पेपर पॉइंट आउट होता है। उसमें एग्जैक्टली था क्या, तो बेसिकली उस टाइम लोगों का ये मानना था कि जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट या फिर कहें एक सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। और इस पेपर में और कुछ नहीं था बल्कि ये लिखा था कि अगर एक स्टार जो कि अब जितना बड़ा हो सकता था, जितना मैसिव हो सकता था, हो चुका है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी बढ़ चुकी होगी कि इवन लाइट, नो मैटर वो पार्टिकल से बनी है या वेव से, वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी। और अगर लाइट एस्केप नहीं कर पाएगी तो लाइट के अलावा तो और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जो इतनी तेज़ी से ट्रैवल करे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, नो मैटर उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर वो स्टार के आसपास से गुजरती है तो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी। उसकी अट्रैक्शन, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बच नहीं पाएगी, उसमें ड्रैग डाउन होती जाएगी। लेकिन ड्रैग डाउन होके जाएगी कहाँ, वो लोगों को उस टाइम भी नहीं पता था, और इस टाइम भी इतना क्लियरली कहाँ पता है। और तब के टाइम पे भी लोग ये तो जानते थे कि इस टाइप के स्टार्स यूनिवर्स में बहुत सारे होने की संभावना है, और ऑफ कोर्स हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, मतलब उनसे आने वाली लाइट नहीं देख पाएंगे, बिकॉज अब तो वो लाइट ड्रैग डाउन हो चुकी है ना, तो वो उसके अंदर चली गई है और हम सिर्फ उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को फील कर पाएंगे। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आज के टाइम पे हम ब्लैक होल्स कहते हैं, बिकॉज यही तो है ब्लैक वॉइड्स इन स्पेस। तो यार ये तो थी ब्लैक होल्स के बारे में एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन, बट एक्चुअली में ये फॉर्म कैसे होता है इसको समझने के लिए हमें पहले स्टार की लाइफ साइकिल को समझना होगा। तो एक स्टार तब फॉर्म होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन के एटम्स खुद में ही कोलाइड करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और जैसे जैसे ही एटम्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से द गैस स्टार्ट हीटिंग अप। और इवेंचुअली ये गैस इतनी हॉट हो जाती है दैट व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स नाउ कोलाइड, अब ये बाउंस ऑफ होने की जगह एक दूसरे में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे एक नए एलिमेंट की शुरुआत होती है, हीलियम। और अब जो हीट रिलीज़ हुई थी इस रिएक्शन से रीज़न बनती है फॉर अ स्टार टू शाइन, और इसके एडिशन में इसकी हीट बढ़ती रहती है एज पर द एटम्स अंदर कोलाइड कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं और कुछ नहीं बट द न्यूक्लियर फिजन इनसाइड द स्टार। लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ तब तक ही होगी जब तक द वे
एटम्स अंदर कोलाइड कर रहे हैं उनके प्रेशर का और बाहर की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का एक बैलेंस होगा। इसको समझने के लिए हम एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब जब भी हम एक बैलून में हवा भरते हैं तो उसके रबर की टेंशन और वो कितना एक्सपैंड हो रहा है उसके बीच में एक बैलेंस होता है। और ठीक इसी प्रकार एज अ इन्फ्लेटेड बैलून ये स्टार ऐसे ही बहुत साल तक, बहुत नहीं, बहुत साल तो कम हो गए, बहुत मिलियन साल तक ऐसे ही स्टेबल रहेगा और इसकी हीट, इससे जनरेट होने वाला न्यूक्लियर रिएक्शन उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस करता रहेगा। पर इवेंचुअली एक पॉइंट पर ये स्टार अपने न्यूक्लियर फिजन से, अपने न्यूक्लियर फ्यूल से रन आउट कर जाएगा। और यहाँ पे एक और कनेक्शन है कि जितना बड़ा एक स्टार होगा शायद उतनी ही कम उसकी लाइफ होगी, बिकॉज जितना बड़ा स्टार होगा उतनी ही हीट चाहिए होगी उसे ग्लो करने के लिए और उतनी हीट को प्रोड्यूस करने में शायद ज़्यादा फ्यूल लगेगा। एंड फ्यूल से मेरा मतलब है द न्यूक्लियर फिजन, द न्यूक्लियर रिएक्शंस इनसाइड इट, जो कि इवेंचुअली उन्हें हीट प्रोवाइड करती हैं। और जैसे जैसे एक स्टार का फ्यूल ख़त्म होता रहता है अब वो कूल डाउन होना शुरू कर देता है और वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। पर अब इस टाइम पे स्टार के साथ क्या होता है ये उसके साइज़ पे डिपेंड करता है और इसके बीच में भी एक बहुत डीप कनेक्शन है। 1928 में एन इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इंग्लैंड में स्टडी करते टाइम एक लिमिट सेट की थी फॉर अ स्टार कि वो कितना मैसिव हो सकता है कि उसकी लाइफ के एंड तक आते आते वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड को सपोर्ट कर पाए। अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर, उनकी द्वारा दी गई एक चंद्रशेखर लिमिट थी, अकॉर्डिंग टू विच अगर एक स्टार का मास एक स्पेसिफिक लिमिट से कम है तो वो अपनी खुद की ग्रेविटी खुद में ही सपोर्ट करके एक वाइट ड्वार्फ की तरह सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी शायद हंड्रेड्स ऑफ टन्स पर क्यूबिक इंच हो सकती है। और एक वाइट ड्वार्फ ही उसकी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसके बीच के रिपल्शन को सपोर्ट करता रहेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब एक स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर होता है। इसमें सबसे वेल नोन थ्योरी ये कहती है कि अगर एक स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट को एक्सपेल कर देता है और आफ्टर उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है तो उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सरफेस पे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इवन लाइट के कोन्स भी उसके अंदर बेंड होना चालू हो जाते हैं। और हमें ये पता है कि दैट लाइट in all the cases, most of the cases travels at a straight line, but यहाँ पे due to the extremely strong gravitational field inside that star या कहें तो inside that black hole जो कि अब कन्वर्ट होने ही वाला है, लाइट के कोन्स यानी लाइट के खुद का पाथ कह सकते हैं भी उस ग्रेविटेशनल फील्ड को फेल ना करके उसके अंदर बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। शायद यही होती है एक ब्लैक होल की क्रिएशन। लेकिन लाइट के कोन्स का बेंड होना और लाइट का उसके अंदर ड्रैग डाउन हो जाने में फ़र्क है, बिकॉज जितने लाइट के कोन्स में बेंड होते रहेंगे, जितने इनवर्ड्स वो बेंड होते रहेंगे, उतना ही लाइट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ से एस्केप करना। और इसी प्रिंसिपल पे ब्लैक होल काम करता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ स्टार, जैसे कि मैंने बताया, उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ के लाइट कोन्स अब इतने इनवर्ड्स को बेंड हो चुके हैं कि अब इवन लाइट का पाथ भी वहाँ से डिफ्लेक्ट होके वहाँ से, या कहीं तो वहाँ से डिफ्लेक्ट होके निकल नहीं सकता। और इसी सिंपल प्रोसेस पे अगेन एक ब्लैक होल काम करता है। ब्लैक होल्स के कुछ रीजन्स के बारे में डिस्कस करें तो इनकी बाउंड्री कहलाती है द इवेंट होराइजन, और यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट की रेज जस्ट आर फेल टू एस्केप द ब्लैक होल। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम क्या देखोगे आफ्टर वॉचिंग अ स्टार कोलैप्स टू फॉर्म अ ब्लैक होल, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज़ रिलेटिव, और ईच ऑब्जर्वर का खुद का मेजर हो सकता है टाइम का। द टाइम फॉर समवन ऑन अ स्टार विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर समवन एट अ डिस्टेंस, बिकॉज उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत डिफरेंस। अगर बाई चांस तुम ये सोच रहे हो कि अगर एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास या उसमें गिर भी जाता है तो उसका होगा क्या, तो बेसिकली यार उसकी स्पेगेटी बन जाएगी, बिकॉज उसके लेग्स और उसके हेड पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का बहुत डिफरेंस होगा, जिससे वो इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि इवेंचुअली वो टीयर अपार्ट हो जाएगा।
तो यार ये तो रही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की बात, उसके एंट्रेंस की बात, बट उसके अंदर क्या? तो अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ रॉजर पेनरोज एंड स्टीफन हॉकिंग बिटवीन 1965 टू 70, उन्होंने ये शो किया दैट अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये पॉसिबिलिटी है कि देयर मस्ट बी अ सिंगुलैरिटी ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्पेस टाइम कर्वेचर विद इन द ब्लैक होल। और ये बिट लाइक एक बिग बैंग मॉडल की तरह है जहाँ पे टाइम की शुरुआत हुई और ओनली इट वुड बी द एंड ऑफ द टाइम फॉर कोलैप्सिंग अ बॉडी फॉर एन एस्ट्रोनॉट, बिकॉज उसके लिए तो एक तरह से समय का अंत ही हो गया ना ब्लैक होल के अंदर। और इस टाइम पे, इस सिंगुलैरिटी पे, ईच एंड एवरी लॉ ऑफ साइंस एंड फिजिक्स रिलायबल नहीं होते, बिकॉज उसके अंदर क्या है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है एट प्रेजेंट। और एनी ऑब्जर्वर दैट इज रिमेन्ड आउटसाइड द ब्लैक होल्स, उसे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा अगर अंदर की प्रिडिक्टेबिलिटी फेल हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स जस्ट लाइक द बिग बैंग, द प्री बिग बैंग मॉडल, ब्लैक होल की अंदर की सिंगुलैरिटी में क्या हो रहा है वो बाहर के ऑब्जर्वर को अफेक्ट नहीं कर रहा, और तब तक ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस बन के रह जाती है। अगर और सिंपल भाषा में कहें तो दिस माइट बी द पैराफ्रेज्ड बाय गॉड, बिकॉज और शब्दों में द सिंगुलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ अ स्टार। बहुत कम प्लेसेस लाइक ब्लैक होल्स और बिग बैंग के टाइम की हैं, और इनमें बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं शायद बाहर के ऑब्जर्वर से छुपे हुए। और इन्हीं मिस्ट्रीज़ को हम कहते हैं और कुछ नहीं बट द वीक कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस। और अगर कहीं तुम सोच रहे हो दैट इफ़ यू समहाउ फेल अपार्ट इनटू अ ब्लैक होल और तुम उस सिंगुलैरिटी को देख पाओगे, तो नहीं, तुम नेकेड आइज से तो उस सिंगुलैरिटी को नहीं देख पाओगे, और दुआ करो कि ना ही गिरो उसके अंदर। बिकॉज ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, उसकी बाउंड्री एक स्पेस टाइम का ऐसा रीजन है जहाँ पे अगर तुम एक बार चले जाते हो तो वहाँ से एस्केप करना पॉसिबल ही नहीं है। इट rather acts like a one-way membrane around a black hole object, because अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट फॉल थ्रू करता है इन द इवेंट होराइजन इनटू ऑफ अ ब्लैक होल, तो नथिंग कैन नेवर गेट आउट ऑफ सच ब्लैक होल थ्रू द इवेंट होराइजन, यानी उसके इवेंट होराइजन से तो वो कभी बाहर नहीं आने वाला। और अंदर तो इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी है जो कि बाहर के मुकाबले और भी तेज़ी से चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रही है, तो भूल जाओ कि तुम कभी बाहर आने वाले हो जिंदा। ऑफ कोर्स ब्लैक होल्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कहते हैं कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर भी है। और इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास इज अबाउट 100 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन एज अ स्टार, ऑफ कोर्स। बिकॉज वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर तुम ये सोच रहे हो कि कभी सन भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है क्या, बिकॉज इवेंचुअली वो भी एक स्टार ही है, तो नहीं, बिकॉज सन का मास चंद्रशेखर लिमिट से तो कम ही है, और एक स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम होने का मतलब है कि वो अपनी ग्रेविटेशनल कोलैप्स को खुद में एब्जॉर्ब कर सकता है, सरफेस टेंशन पे जमा नहीं करेगा, जस्ट लाइक द स्टार्स जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा है। तो यार ये तो था ब्लैक होल की स्टार्टिंग, उसकी अंदर की प्रोसेसेस, उसके रीजन्स का डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ब्लैक होल्स क्या सच में ब्लैक भी हैं या फिर वो ग्लो करते हैं जस्ट लाइक अ हॉट बॉडी, जस्ट लाइक अ स्टार। एंड एट लास्ट पैराडॉक्सिकली स्मॉलर ब्लैक होल माइट एक्चुअली टर्न आउट टू बी ईजियर टू डिटेक्ट देन द लार्जर वंस। और बस अब मैं अभी के लिए सी ऑफ करने की आज्ञा लेना चाहूँगा। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।